नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में कमी हो जाती है विटामिन के की, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन बी। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स की खोज 1911 में फंक ने की थी। फंक ने विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन्स और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन से? बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं, और ए, डी, ई, के ये होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन्स। विटामिन ए की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम होता है विटामिन बी की बात करें तो थायमिन होता है, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो हमारा क्वेश्चन था कि रिकेट्स से पीड़ित व्यक्ति किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? कूलाम, जूल, वोल्ट या वाट? वाट की बात करें तो ये शक्ति की एसआई इकाई है। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट है। जूल बात करें तो ये कार्य की एसआई इकाई जूल है। कूलाम ये आवेश की एसआई इकाई कूलाम है। तो सही आंसर हो जाएगा विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा या सांप? तो सही आंसर हो जाएगा सोरोलॉजी के अंतर्गत छिपकली का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टेक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा या मानव व्यवहार का अध्ययन? तो टेक्सोनोमी की बात करें तो टेक्सोनोमी किसके अध्ययन है? जैव विविधता से संबंधित है टेक्सोनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वाट, अर्ग, किलोवाट या जूल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बात करी हमने, जूल किसकी इकाई होती है? जूल होती है कार्य की एसआई इकाई, और शक्ति किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है? वाट। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वृक्षणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या थायरोक्सिन? वृक्षण की बात करें तो ये मुख्यतः मेल में पाया जाता है, यानी पुरुषों में वृक्षण हार्मोन्स पाया जाता है, और वृक्षण से एक ही हार्मोन्स का स्रावण होता है, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वृक्षणों द्वारा स्रावित होता है। और महिलाओं की बात करें तो उनसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स का स्रावण होता है। इंसुलिन किसके? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, और थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा, प्लेनिरिया, प्लाज्मोडियम या स्पाइरोगाइरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा जीव है जो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? थायराइड, यकृत, प्लीहा या अग्नाशय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है? यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन लगभग 1450 ग्राम होता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत है, और सबसे बड़ा आकार भी यकृत का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन, पौधों का विकास, रेशम के कीट पालन से या मत्स्य पालन?
सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, अग्नाशय या गुर्दा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत है और सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी यकृत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है, प्लानेरिया, प्लाज्मोडियम, लीवर, प्लूरिक या अमीबा? तो द्विविखंडन द्वारा किसका प्रजनन होता है? अमीबा का प्रजनन होता है। अभी जस्ट आपने थोड़ी देर बात करी थी कि बहुविखंडन द्वारा किसका प्रजनन होता है? प्लाज्मोडियम का होता था। तो द्विविखंडन द्वारा किसका? अमीबा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? जो ट्रिपल वैक्सीन होती है, कौन सी? डी, पी और टी। ये ट्रिपल वैक्सीन बच्चे के तुरंत जन्म के तुरंत बाद दी जाती है। इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस। ये कौन सी बीमारियों के लिए होती है? ये डिप्थीरिया, टिटनेस और परट्यूसिस। परट्यूसिस को काली खांसी भी कहते हैं। काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ, एंथ्रोपोड्स, एकिनोडर्म्स या एनेलिड्स? तो कौन सा एक कोशिकीय जीव है? इसका सही आंसर हो जाएगा एकिनोडर्म्स। एकिनोडर्म्स एक कोशिकीय जीव होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंधित है? यानी इकोलॉजी का संबंध किससे है? चिड़िया, कोशिका संरचना, शरीर संरचना और वातावरण या तंतु? कोशिका का संरचना की बात करें तो साइटोलॉजी इसका अध्ययन हो जाता है। तो इकोलॉजी किससे संबंधित है? ये शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन और मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी या एग्रोबायोलॉजी या होमोलॉजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मृदा का अध्ययन, मृदा विज्ञान का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मृदा विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है? कन्याकुमारी, लेह, पुणे या कलकत्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता, यानी कलकत्ता तो जस्ट चेन्नई है। चेन्नई में सबसे ज़्यादा दिसंबर माह में सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, पेट्रोल गैस या रासायनिक अभिक्रिया? तो सूर्य की जो रोशनी धरती तक पहुंचती है वो किसके द्वारा पहुंचती है? वो नाभिकीय संलयन के द्वारा पहुंचती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि दो बड़े टुकड़ों से एक बड़े टुकड़े का मिलना नाभिकीय संलयन कहलाता है, और नाभिकीय विखंडन एक टुकड़े से एक से अधिक टुकड़ों में बिखरना, ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी या हर्पेटोलॉजी? तो पक्षियों के अध्ययन की बात करें तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कीट पतंगों का अध्ययन। कीट पतंगों का अध्ययन क्या? एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं और अनुसंधान से तैयार करता है, कौन सा है? एथनोग्राफी, कल्चरल रिलेटिविज्म, एथनोसिस्टम या एथनोबॉटनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथ्रोपोलॉजी। जो एथ्रोपोलॉजी होता है वो मानव विज्ञान और संस्कृति का अध्ययन कहलाता है, जिसे एथनोग्राफी भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, खरगोश। तो सबसे बड़ी आंत किसकी होती है? खरगोश की। खरगोश की सबसे बड़ी आंत होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। देखो, बल की ऐसी इकाई होती है न्यूटन, कार्य की जूल होती है, और कार्य और ऊर्जा दोनों की ऐसी यूनिट क्या होती है? जूल होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मार्फोलॉजी क्या है? कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, या जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। अपन ने मानव विकास का अध्ययन क्या देखा था कि एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है मानव विकास का अध्ययन। मार्फोलॉजी का संबंध किससे है? तो मार्फोलॉजी का संबंध है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? अर्कनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी या साइनोलॉजी। तो निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मकड़ियों का अध्ययन अर्केनोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो प्रतिरोधकता की ऐसी इकाई है ओम मीटर, जूल, एम्पियर या ओम। तो प्रतिरोधकता की ऐसी इकाई क्या हो जाएगी? ओम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जूल किसकी इकाई होती है? कार्य और ऊर्जा की ऐसी इकाई जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? एक कवक है, एक जीवाश्म है, एक पौधा है या एक पशु है? तो एक स्पंज एक ऐसा जीव होता है जो चल फिर नहीं सकता, तो ये क्या है? एक जीवाश्म है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो काली खांसी को ... भी कहा जाता है, पर्ट्यूसिस, कंठमाला, वेरियोला या रूबेला। तो काली खांसी को पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है। इसे दो बीमारियों के साथ बच्चों को जन्म के तुरंत बाद टीका लगाया जाता है। कौन सा? DPT का टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, और यकृत ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि और यकृत ग्रंथि ये कैसी होती है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और ये पीनियल ग्रंथि एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो होती है जो ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती है, नलिका युक्त होती है। ये सीधा हार्मोन्स का रक्त में स्त्रावन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH कम हो जाता है। pH मान की बात करें, pH मान होता है 7। अगर 7+ होगा तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय प्रकृति का होगा। तो कौन सा pH मान पर दांतों में सड़न शुरू हो जाती है? अगर मुंह का pH मान 5.5 यानी अम्लीय प्रकृति का होगा 5.5, तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।